एक्सीलेंस को बहुत मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त किया। हम चाहेंगे कि आप लोग भी इनसे लाभ प्राप्त करें। सब लोग बैठे हैं, प्लीज अगर बना तो बैठते हैं। अब मैं प्रबंधन कल से जाऊंगा अर्पिता जी बुके गिफ्ट करें सबको। और कुछ छात्र भी चाहते हैं वो वेट करेंगे। आइए एक ही करके आइए सर। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने अनुभव साझा करें सर, और आप सब प्रेरणा प्राप्त करें सर के अनुभव से। शुभकामनाएं। वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम सेमिनार का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जो भी मेरी जर्नी रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों से बचना है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब बेहतर तरीके से दे पाऊँ। मेरा नाम मोइन अहमद है। मेरी 2022 के सिविल सर्विसेज एग्जाम में 296 रैंक आई है। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, और आप में से बहुत लोगों की तरह ही मेरी एजुकेशन गांव से ही हुई है। 10th भी मैंने गांव से किया है, 12th भी मैंने गांव से ही किया है, और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन भी मैंने गांव के ही पास से किया था। तो वो भी उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है कि मैंने बहुत गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान प्राप्त की है। उसके बावजूद मैंने किन चुनौतियों का सामना करते हुए इस सक्सेस को प्राप्त किया है, इसका अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि अभी जो समय चल रहा है, जुलाई स्टार्ट होने वाला है, तो इस वक्त मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी से की जाती है। एटलीस्ट जुलाई से लेकर जनवरी या दिसंबर अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा मेनली जो फोकस रहेगा वो मेंस की प्रिपरेशन को लेकर रहेगा। लेकिन अगर आपके सवाल रहेंगे प्रीलिम्स से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी मैं जवाब दे पाऊँ। मैं दृष्टि में मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट था, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद होता है। दिल्ली में मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं बताता हूँ, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था ओवरऑल। मेंस और इंटरव्यू का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। 2019, 2020 और 2021 इन तीनों ही अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो 2022 में मेरा पहली बार ही प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, और मैंने मेंस भी पहले अटेम्प्ट में निकाला, फिर प्रीलिम्स भी पहले अटेम्प्ट में, इंटरव्यू भी पहले अटेम्प्ट में ही अच्छे मार्क्स मुझे मिले 187, जो काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा मैं अपनी मार्कशीट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, या यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ मेरे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, तो उससे आपको बेहतर तरीके से एनालिसिस करने में मदद मिलेगी कि मैं कौन सी पेपर के बारे में किस तरीके से बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बताऊँगा वो अंतिम सत्य नहीं है। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें, उसके हिसाब से चीज़ें करें। जो चीज़ मैंने की है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी उतना ही काम करे। आप सीख सकते हैं, तरीका सीख सकते हैं, रणनीति कैसे बनाई जाती है ये चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन आप अपने अनुसार उसको चेंज कर लें।
तो ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे किया था तो मुझे भी ऐसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैंने भी टॉपर्स की सेमिनार अटेंड किए, लेकिन जो मेरे काम की चीज़ होती थी वही मैं वहाँ से लेता था, बाकी सारी चीज़ें वहीं छोड़ जाता था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, जिससे जिसकी भी कोई चीज़ रिलेट करती है मेरे से तो वो उस चीज़ को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो मैं अपने मार्क्स लिख देता हूँ। ऑप्शनल मेरा PSI आता है तो मैं इधर PSI के मार्क्स लिख देता हूँ। तो ये मेरी एक मार्कशीट है, तो आप देख सकते हैं इस बार। ठीक है, तो मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया था उसी की मैं चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमको साइंस की पढ़ाई करनी, तो सिलेबस आप लोगों के पास होगा ना, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताता चलूँगा। पेपर वाइज हम डिस्कस करेंगे। GS पेपर 1 डिस्कस कर लेंगे पहले, उसके बाद GS पेपर 2, GS 3 और GS 4। उसके बाद हम बात करेंगे सोर्स के बारे में, मैंने कौन से सोर्स फॉलो किए थे, और आप लोग जो कोचिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से चीज़ों को यूज करेंगे, और जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे कि क्योंकि करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मैसेजेस आते हैं कि कैसे करना है, तो मेरे पास बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। फिर हम आंसर राइटिंग की भी बात कर लेंगे कि किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिखा जाता है, क्या चीज़ आंसर राइटिंग में होनी चाहिए, जो मैंने शामिल की थी। और मेरी कॉपी भी आपको मिल जाएंगे कहीं, अगर आप गूगल करेंगे, या मेरा खुद का एक टेलीग्राम चैनल है तो उस पर मैंने अपलोड किए। और बाकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए या किस तरीके से करनी चाहिए, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ी बहुत बात हम कर लेंगे कि 2024 में जिनको अटेम्प्ट देना है उनको किस तरीके से तैयारी करनी है, और 2025 में जिनको अटेम्प्ट देना है उनको किस तरीके से तैयारी करनी है। उसके बाद फिर आप लोग अपने सवाल भेजिएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जवाब दे पाऊँ। तो GS पेपर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर जैसे GS पेपर 1 खत्म होगा तो हम थोड़ी देर का ब्रेक लेके उससे भी रिलेटेड सवाल जो होंगे तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी आपके रहेंगे ना GS पेपर 1 से। तो GS पेपर 1 में आपको पता है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और सोसाइटी है। ठीक है, ये 3 पार्ट है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री में भी 3 से 4 पार्ट हम इसके बना सकते हैं। जैसे एक पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का हो गया, दूसरा पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मिक्स कर सकते हैं, और तीसरा पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो हमें हमेशा जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो उस चीज़ पे देना है कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं। और इसके लिए चाहे आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, UPSC के 2013 से जो सिलेबस चेंज हुआ है तो मेंस के क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। और हो सकता है तो कोशिश कीजिएगा, चाहे खुद से बनाइएगा या अभी मार्केट में भी मिल जाता है टॉपिक वाइज, कि किस टॉपिक से भी कितने सवाल आ रहे हैं। 2020 में मैंने ये चीज़ की थी, जैसे मान लो पहले टॉपिक ये कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि आधुनिक काल तक के कला के रूप में जो टॉपिक है वहां से कितने सवाल आए हैं, साहित्य से कितने सवाल आए हैं, वास्तुकला से कितने सवाल आए हैं। तो जब आपको अंदाजा होगा ना तो आप पूरा पढ़ लेंगे एक बार। तो आप चाहे कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग का पूरा पढ़ लीजिएगा, या कोई बुक पढ़ रहे हैं तो पूरी बुक पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद आपको ये रहेगा कि किस पार्ट से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और किस पे ज़्यादा फोकस करना है।
समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी तरीके से हर जो भी पेपर है सभी को देखना है, उसके सिलेबस को याद कर लीजिएगा। पूरा आपको याद होना चाहिए सिलेबस का एक एक पॉइंट क्या लिखा है। उससे आपको करंट अफेयर्स में बहुत मदद मिलती है। ये जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत हेल्प करती है। मार्केट में लोग बोलते हैं सब कुछ आ जाता है सिलेबस में, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी में कुछ सर्टेन टॉपिक से यहाँ से सवाल आते हैं, 5 से 6, 3-4 टॉपिक फ्लक्चुएट करते हैं। इथिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं यहाँ से सवाल आते हैं। तो अगर आपको उस चीज़ का अंदाजा नहीं है तो आप बेहतर नहीं कर सकते। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगती है वो यही लगती है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के साथ रहता हूँ और काफ़ी लोग मेरे साथ रहे हैं। और हिंदी से तो मैंने शुरुआत ही की है, कोचिंग जब मैंने की थी तो देखा था वो लोग बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट होते हैं। उनको ये नहीं है कि पीएचडी करनी है, हमारे वालों को तो पीएचडी करनी है। उनको, मेरा एक दोस्त है, एग्जाम्पल्स बताओ, अब संपूर्णता है, वो बंदा 5 दिन तक संपूर्णता पढ़ा और उससे आप ऐसे लिखवा सकते हो। उतनी जरूरत ही नहीं है ना उस चीज़ की, थोड़ा उसका अर्थ समझ लो क्या है, 1-2 लाइन में जान लो उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, बस उतना ही काम का है ना। अगर आप उसमें पीएचडी करने बैठेंगे तो फिर आपसे एग्जाम नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि किस चीज़ को कितना पढ़ना है। और जीएस में जीएस 1, 2, 3 मतलब मेरी एडवाइस रहेगी इसको बहुत जनरल वे में पढ़ें, क्योंकि इसमें इतने चांसेस नहीं है कि मार्क्स ज़्यादा इधर उधर होते हैं, 5 से 10 मार्क्स होते हैं। एथिक्स, एसए और ऑप्शनल, यहाँ से गेम चेंज होता है। ऑप्शनल में 280 भी आते हैं, 270 भी आते हैं, वहीं किसी के 210 भी रह जाते हैं, 220 भी रहेंगे। एसए में भी यही होता है, किसी के 60, 70, 80, किसी के 120, 130। तो ये 40-50 मार्क्स का जो गैप होता है ना, ये कवर करना आसान नहीं होता। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो मतलब यही इसी तरीके से हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनका योगदान। तो देखो ना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से किन से सवाल याद आ रहे हैं? गांधी जी से 2-3 सवाल आ गए अब तक। तो गांधी जी का जो पेज है वो अच्छे से पढ़ो, बजाय इसके कि कोई एक मान लो कि लाला लाजपत राय है तो उनसे भी देखो कि कितने सवाल आ रहे हैं। अगर इंपॉर्टेंस कम है तो थोड़ा इतना पढ़ो कि क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकें, बचना नहीं चाहिए। लेकिन इतना नहीं कि सारा फोकस उसी पे दे दिया। अगर मान लो हमको 20 घंटे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी थी, पता चला 15 घंटे हमने लाला लाजपत राय पढ़ा, 5 घंटे हमने बाकी सारी चीजें पढ़ी। वो इसलिए होता है क्योंकि हमको अंदाजा नहीं होता। फिर हम लोग बोलेंगे कि मेहनत तो हमने की, तो मेहनत करने से ही सिर्फ सब कुछ हासिल नहीं होगा ना, सही डायरेक्शन में किसने मेहनत की, तो वो चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल नहीं आ रहे हैं 2-3 साल से ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दो। हो सकता है 2023 में 5 से 7 सवाल आ जाए। मना तो किया नहीं है यूपीएससी ने किसी चीज को भी सवाल नहीं पूछेगी। तो ये कि थोड़ा पढ़ के चले जाओ, इतना पढ़ो कि अगर सवाल आ जाए तो मैं अटेम्प्ट कर लूँ। उसमें मतलब ये नहीं कि हाँ उसको 100 या 150 घंटे पढ़ने की जरूरत है। अगर 15 से 20 घंटे और कुछ भी नहीं होगा ना, आपको लगे कि कोई टॉपिक किसी काम का नहीं है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के चले जाओ। जो भी 2013 से 2022 तक वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आए ना, 20-25 सवाल होंगे, तो वो सारे अच्छे से याद कर लो, 1-2 बार लिख लो, तो वो सफिशिएंट होंगे। अगर कोई सवाल टकराएगा तो आप कर सकते हो। मैं ये चीज टेस्ट सीरीज में करता था। टेस्ट सीरीज में जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आता था तो मैं उसके बेसिस पे लिख लेता था, क्योंकि मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री उतने अच्छे से नहीं पढ़ी जितने अच्छे से लोग पढ़ते हैं, क्योंकि 35-35, 40-40 क्लासेस भी लोग उसकी करते हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखो। अगर स्टार्टिंग में किसी ने कर ली है 35-40 क्लासेस तो उसका भी फायदा होगा। आईआर में कुछ चीज़ें वहाँ से लिंक होती है, ठीक है, लेकिन उसको फिर वापस 5-6 बार रिवाइज करने मत बैठो। बस इतनी एक बार अगर पढ़ ली 35-40 क्लासेस तो उसको वहीं खत्म करो और एग्जाम के टाइम पे देख लेना कि हाँ कितना इसका इम्पोर्टेंस है। इसी तरीके से हम बात करेंगे मतलब भूगोल की। तो भूगोल में देखो कि कौन से पार्ट से मेंस में ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर जो पढ़ते हैं वो भूकंप, सुनामी, यही वाला ज़्यादा पार्ट पढ़ते हैं ना, तो यहाँ से सवाल बहुत कम आ रहे हैं, 1 या 2 सवाल आता है। ज़्यादातर इकोनॉमिक ज्योग्राफी से सवाल आ रहे हैं। अब अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेगा तो वो सारी चीज़ें वही करेगा जो एग्जाम में काम में नहीं आने वाली हैं। चाहे वो भूगोल पे पूरे 2-3 दिन लगाए, ज्वालामुखी पे 5-6 दिन लगाए। तो ये चीज़ को ना आपको समझ होनी चाहिए कि किस पार्ट से सवाल ज़्यादा आ रहा है। और ये सोसाइटी वाला जो पार्ट है इसको इग्नोर नहीं करना है।
लोग ना इसको बहुत लाइटली लेते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे चांसेस है आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने के, क्योंकि यहाँ आप डेटा यूज कर सकते हो, चाहे गरीबी से रिलेटेड हो, महिलाओं से रिलेटेड हो, सांप्रदायिकता से रिलेटेड हो। तो जहाँ आपके पास इनोवेशन का चांस है, याद रखना वहाँ पे मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा है। हिस्ट्री में उतने चांसेस नहीं रहते, हिस्ट्री सबने पढ़ी होती है वही, ज्योग्राफी में भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सभी सेम होती है, लेकिन सोसाइटी के आंसर में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो आप, क्योंकि लोग वही पुरानी चीज़ें पढ़ेंगे और आपने अगर नई नई चीज़ें वहाँ पे ऐड की तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। मतलब ये मुझे लगता है, मैं करता था तो मुझे सोसाइटी में हमेशा ज़्यादा मार्क्स आते थे, क्योंकि मैं नई नई रिपोर्ट्स उसमें ऐड करता था। क्योंकि अगर असमानता की बात आए तो जो भी असमानता से रिलेटेड ऑक्सफाम की रिपोर्ट है या असमानता रिपोर्ट एक अलग निकलती है, तो वहाँ से रिलेटेड एक दो लाइन जब आप डाटा में डालेंगे तो आपका आंसर अलग होगा। अगर सांप्रदायिकता की बात आएगी तो एनसीआरबी की रिपोर्ट आप लिखिएगा, बताइएगा कितने दंगे हुए हैं या कितने कम हुए हैं। सर्वधर्म संवाद की बात आएगा तो बताइएगा किस तरीके से कोई सम्मेलन हुआ है। रिसेंटली एनएसए ने कोई एक सम्मेलन करवाया था सभी धर्मों के लोगों को बुला के। तो ये चीजें ना आपके आंसर को मतलब अलग बनाएंगी दूसरों से, कोई वही पुरानी बातें लिखेगा। तो ये सारी चीजों को आप लोग मतलब पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से मार्क्स ज्यादा लाने। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये स्कूल या ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है कि आपको पास होना है। यहाँ आपको दूसरों से बेहतर करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके साथ वाला करेगा। जब बात हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की आती है तो यही अंतर है। कभी कॉपी उठा के आप उन लोगों की देख लीजिएगा, वो लोग बहुत टू द पॉइंट लिखेंगे। जो भी क्वेश्चन से सिंपल है कि उसकी डिमांड आपको फुलफिल करनी है, अपनी बातें नहीं लिखनी है उसके अंदर। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो मुझे लगा अपने दोस्तों को देख के, वो यही है कि क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछ लो, हमको वही लिखना है जो हमको आता है, तो फिर मार्क्स नहीं मिलते। वो क्वेश्चन पूछेगा लेकिन हमको जितना हमको आता है, एक पेज में पहले हम हिस्ट्री बताएंगे, फिर दूसरा पेज बचेगा और उस पर फिर क्या ही बचेगा। तो ये चीज ध्यान रखना और कोशिश ये करो कि हर कोई कोशिश करता है कि अच्छा आंसर कैसे लिखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कोशिश ये करो कि आप क्वेश्चंस कैसे समझते हैं। अगर आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप अच्छा नहीं लिख सकते हो। अगर इतनी स्पीड डेवलप करो, 3 से 4 बार क्वेश्चन पढ़ो। मैं इतनी स्पीड थी मेरी कि मैं 3 से 4 बार क्वेश्चन पढ़ता था। इसमें हम आगे और मतलब डिस्कस कर लेंगे उत्तर लेखन शैली में किन चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो अगर जीएस पेपर 1 से रिलेटेड कोई अभी सवाल होगा तो उसमें बता दूंगा बाद में, तो आप पूछ सकते हो। पूछिएगा किसी को कुछ सवाल होगा, कुछ नहीं। जीएस 2 पे आ जाए। आर्ट एंड कल्चर पे कितना फोकस करें। देखो आर्ट एंड कल्चर के सवाल आते हैं हर साल, चाहे 1-2 सवाल ही आए, तो आप वो एरिया आइडेंटिफाई करो कि किस एरिया से सवाल ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, मिडाइवल है, एंशिएंट है, मॉडर्न है। मॉडर्न में भी आर्ट एंड कल्चर आ जाता है ना, ये ब्रिटिश टाइम वाला। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करें कि एंशिएंट से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं तो एंशिएंट वाले पार्ट को ज़्यादा पढ़ना है। मॉडर्न और जो मिडाइवल वाला पार्ट है उसको एक बार सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना। किसी भी चीज़ को मेरी ये सलाह है कि बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर मेंस के एग्जाम में हमें अंदाजा ही नहीं है तो हम फिर कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हमको 2-3 लाइन का अंदाजा है ना, तो मैं आंसर राइटिंग में बताऊंगा, प्रैक्टिस करने से वो चीज़ डेवलप हो जाती है कि आप आंसर लिख सकते हो। अच्छा नहीं लिख पाओगे, एवरेज आंसर लिख दोगे, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि वहाँ आप पूरा पेपर कंप्लीट कर पाए। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन जैसे प्रीलिम्स में अभी जैसे आ रहे तो उसको कैसे करें? क्योंकि मुझे नहीं लगता वो एनसीईआरटी या फिर सतीश चंद्र राम से ये क्वेश्चन जैसे आप प्रीलिम्स में आ रहे अभी इधर से जैसे जो जैन साहित्य वगैरह के बहुत डीप क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको कैसे करें? और देखो मतलब हिस्ट्री के लिए कोशिश ये करो कि हिस्ट्री की 6th, 7th, 8th और 12th की जो 3 एनसीईआरटी आती हैं वो पढ़ लीजिएगा। 11th की एक कला एवं संस्कृति की बुक आती है, और अभी 12th की वो इंग्लिश में आती थी, लेकिन अभी मैंने देखी कि वो हिंदी में भी अवेलेबल है। तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। और अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के नोट्स कर लीजिए, या इसके अलावा कोई बुक पढ़ता है तो बुक पढ़ लीजिएगा। कोशिश ये करिएगा कि उसके जैसे
मेरी बात पूरी करनी थी, उसके अगर भीतर से सवाल आ रहा है तो वो नहीं छूटना चाहिए। बाकी कुछ सवाल तो रियली मतलब आंसर आ रहे हैं, और वो सभी के लिए नहीं। अगर उसमें कुछ आपका लॉजिक लग रहा है, जैसे कि 4 पेयर है तो कुछ समझ में आ रहा है कि 2-3 पेयर तक आ रहे हैं, एक पेयर समझ में नहीं आ रहा, तो अगर रिस्क ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्किप कीजिएगा, क्योंकि सवाल है थोड़े अलग। उसके लिए आप ये नहीं है कि अब एक मतलब मेरा दोस्त है तो एक बुक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो बोला है कि इस बार इस बुक में से सवाल आया, तो अब वो इतनी मोटी बुक है। हाँ, वो ऑप्शनल के लिए रहता है। हाँ, तो अब एक सवाल के लिए हम उस बुक को पढ़ने नहीं जा सकते ना। बेहतर ये होगा फिर जिन एरियाज में से सवाल गलत होने के चांसेस हैं वहां ज्यादा काम किया जाए, ठीक है, बजाय इसके कि एक सवाल के लिए हम पूरी एक किताब पढ़ें। और ये चीज मतलब मैं आगे बताऊंगा, करंट अफेयर्स में भी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, उन 4-5 क्वेश्चंस के लिए पढ़ रहे हैं जो हमसे होने वाले भी नहीं। किस्मत से जो सवाल होगा उन 4-5 में से 12 से 15 सवाल जो आने वाले हैं उनके लिए कोई नहीं पढ़ रहा, क्योंकि कुल मिलाकर 18 से 20 सवाल आ रहे हैं, तो वही फिर पूछते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो सोर्स लिमिटेड रखो और कोशिश ये करो कि जो आपके सोर्स से आए वो सवाल नहीं बचना चाहिए, समझ रहे हैं ना, जो सोर्स में से आए वो सवाल सही होना चाहिए। बाकी तो सबके लिए नया है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए, उसमें से बहुत सारे मेंस का क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे बहुत सारे मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे कहाँ आते हैं क्वेश्चन, यूपीएससी में आ रहे हैं, 2-3 साल से मतलब क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन हाँ आप ये कहोगे कि क्वेश्चन अगर ज़्यादा है तो कैसे करें, ये कहना चाहते हो। तो यही है, देखो अगर आप कोचिंग करते हो तो कोचिंग के नोट्स होंगे और कुछ प्रिंटेड नोट्स दे देते हैं, तो उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका सबसे बड़ा जो हथियार है ना वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो ना ही तो आपको पता चल रहा है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ना ही आपको अंदाजा होगा कि क्या आने वाला है। और एक सलाह है, मतलब इस बार पेपर होगा ना सितंबर में, तो सब लोग देखना जरूर, चाहे जिसने भी तैयारी स्टार्ट की है या सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। उससे क्या होता है, मान लो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रखी है, जहाँ से भी आपने पढ़ी होगी, बुक्स कोई पढ़ी होगी, उसके नोट्स बनाए होंगे या कोचिंग के नोट्स बनाए होंगे, और इस बार जब आप पेपर देखेंगे अगर सवाल नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है, अगर सवाल आता है तो आप ये देखिएगा कि आपने जो सोर्स फॉलो किया है उस सोर्स का इस्तेमाल करके आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते थे कि नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं इस सोर्स का इस्तेमाल करके ये सवाल अटेम्प्ट कर सकता था, तो आपका सोर्स सही है। हर पेपर में ये करना है, GS1, GS2, GS3, GS4। और आपको लगता है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो फिर आप अपने सोर्स को भी बदलिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, शुरू के 1 साल या 1.5 साल वो पढ़ते हैं, वो कभी पेपर नहीं देखते, फिर जब उनको 2 से 2.5 साल के बाद मौका मिलता है तो उनको पता चलता है कि आधी चीज़ें इररिलेवेंट है। तो हमेशा अपने आप को चेक करते हैं, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, जहाँ से भी पढ़ा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। वो बताऊंगा मैं किस तरीके से करना है, तो फिर हो जाएगा, फिर इतना बड़ा मसला है। सोर्स के बारे में अभी हम बात करते हैं, अभी हम थोड़ी रणनीति की बात करते हैं, फिर मैं सोर्स में बताऊंगा किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। सर बोरिंग सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करेंगे? बोरिंग सब्जेक्ट, कौन सा बोरिंग सब्जेक्ट? जैसे सर हिस्ट्री हो गया, बहुत बोरिंग लगता है, उसे कैसे मैनेज करें? सबसे पहली चीज ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को बोरिंग की संज्ञा दीजिए मत। उसका मैं रीजन बताता हूँ। यूपीएससी का जो एग्जाम है, एक तो उसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, उसके बावजूद भी हर किसी इंसान ने ये रास्ता चुना है ना, हम सबका ये खुद का रास्ता है। तो यहाँ आने के बाद कोई भी चीज आपके लिए आसान नहीं है, ये आप मानिएगा। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने पहले डिसाइड किया था कि मुझे एटलीस्ट 3 साल के आसपास लगेगा, और जब मैंने ऑप्शनल चॉइस किया था तो बहुत सारी बातें मतलब लोग बोलते थे कि ये हार्ड है, ये इस तरीके की इसमें दिक्कतें हैं। तो मेरा एक ही मानना है
बोरिंग हो या किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ये रास्ता आसान नहीं है। आपने एक खुद रास्ता चुना है और कितनी भी चुनौतियां आए, कितनी भी दिक्कतें आए, आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे, आप बेहतर जानते हैं। मोटिवेशन आपके आसपास होगा, आपकी फैमिली में होगा, कुछ तो होगा ना जिसके लिए आपने तैयारी शुरू की है। उसकी तरफ को देखिएगा, कोई चीज़ बोरिंग नहीं होती। मुझे शुरू में ज्योग्राफी में बहुत दिक्कत होती थी, जैसे आपने बोला ना बोरिंग होगा। मैंने उसको इतनी बार पढ़ा कि मुझे उससे मोहब्बत हो। सर करेंट अफेयर कैसे मैनेज करें? थोड़ा सा सीरियल वाइज चलेंगे ना तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। आप बीच में जंप करके करेंगे, अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर राइटिंग पर भी आएंगे ना। मैं कह रहा हूँ अभी स्ट्रेटेजी पे बात करूँगी, किस सब्जेक्ट के लिए किस तरीके की अप्रोच हमारी रहनी चाहिए। उसके बाद हम कोर्स पे बात कर लेंगे, फिर करंट अफेयर्स पे बात कर लेंगे, फिर आंसर राइटिंग पे बात कर लेंगे, फिर आपके जो भी सवाल रहेंगे वो कर लेंगे। तो आपको याद भी रहेगा और लगेगा भी कि हाँ चीज़ें सिक्वेंस में चल रही हैं। और अगर क्वेश्चन आंसर करना है तो वो भी कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। फिर मैं हर एक का जवाब दूंगा, लेकिन उस समय लगता है आपको बेनिफिट कम होगा। इससे क्या होगा ना, आप रिकॉर्डेड भी देखोगे तो आपको याद रहेगा कि किस सब्जेक्ट के लिए किस तरीके की अप्रोच रखनी है। सर जैसे मेंस में मिडाइवल की बात करें तो क्वेश्चन स्पेशली मेंस से वो मिडाइवल से डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करके पूछा जा रहा है। तो उसमें मिडाइवल को मेंस के अकॉर्डिंग कितना पढ़ें और अगर पढ़ें तो क्या सोर्स रहे उसके लिए? तो वो तभी मैं बताऊंगा। अब पढ़ने का मैंने तरीका आपको यही बताया। अप्रोच यही होनी चाहिए कि आपका जो सिलेबस है ना उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, और हो सकता है तो टॉपिक वाइज देखिएगा। अब जैसे आप बोल रहे हो कि आर्ट एंड कल्चर, तो ये देखिएगा ना कि वास्तुकला से कितना क्वेश्चंस आया है, ये मिडाइवल काल की चित्रकला से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये मिडाइवल के संगीत से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि कितना पढ़ना है। समझे आप बात? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा। आपको जो बुक हाथ लगेगी आप वो पढ़ेंगे, जो आपका दोस्त बताएगा आप वो पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ जाइएगा, वहीं से आपको डायरेक्शन मिलेगी कितना पढ़ना। और सर ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए क्या? पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए एक तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आती है ना 12th की वो, और उसके अलावा जो कोचिंग करते हैं तो कोचिंग में जो नोट्स होता है मुझे लगता है वो काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। और उसके अलावा हो सकता है कोई बुक काफ़ी होगी, मैंने तो पढ़ी नहीं है। मेरे यही था कि जो कोचिंग के नोट्स थे वो थे और एनसीईआरटी थी, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी थे वो मैंने सारे कर लिए थे, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आई फिर आंसर। सर यूपीएससी की जर्नी में सर खुद को मोटिवेट कैसे करें और पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में संतुलन कैसे बनाएं? सीसेट और पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में संतुलन कैसे बनाएं? और एग्जाम पैटर्न को समझे कैसे सर? देखो 2023 का पैटर्न थे, 22 का पैटर्न थे, कितनी बार हिल गए सर, समझ नहीं आ रहा सीसेट की तैयारी कैसे किया जाए। मैं इस बारे में बात करता लेकिन लास्ट में करता, लेकिन अब मैं पहले बताता हूँ कि मेरा 2020 में सीसेट फेल हुआ था, और यानी कि 2019 में मेरा निकला था, जबकि मुझे तैयारी करते हुए 4 महीने हुए थे, बट 2020 में मेरा फेल हुआ था और एक लंबा वक्त मुझे तैयारी में हो गया था, अराउंड 1.5 साल से ज़्यादा हुआ था। और मेरा अपना एनालिसिस है, मेरी अपनी ये सोच है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि अगर सिविल सर्विसेज में कहीं फेलियर एक्चुअल होता है तो वो सीसेट में होता है। मतलब अगर कोई बंदा सीसेट फेल होने के बाद दोबारा फेल हो रहा है ना, तो फिर मैं मानता हूँ कि उससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ आपको थोड़ी श्योरिटी है कि आप कर पाएंगे। जीएस में कुछ नहीं पता, जिस तरीके से हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, साइंस टेक के आते हैं, पॉलिटी और इकोनॉमी तो है रेंज में, बाकी सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सच में किसी को नहीं पता होते हैं, या मेंस में अलग तरीके की स्ट्रेटेजी काम करती है। लेकिन मैथ और रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से सवाल आते हैं, और उसका फेल होने का जो सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है वो है इग्नोरेंस। आप उस पेपर को उतना महत्व भी नहीं देते जितना उसको देना चाहिए। शायद यूपीएससी यही चाहती है कि भाई इसको भी थोड़ा समझ, इसीलिए वो उसको डिवाइडेड टफ कर रहे हैं। हम लोग 1 या 1.5 मुश्किल से 2 महीने पहले उसको स्टार्ट करते हैं, जो रियलिटी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम उसको उतना वक्त नहीं देते।
उसमें भी हम उसको 2 या 3 घंटे देते हैं। और फिर जब टफ आता है तो फेल होना लाजमी है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो उसके लिए आप ये कीजिएगा कि एक तो प्रीलिम्स के लिए टाइम बढ़ाइएगा, जो मेरा मानना है, और स्पेशली हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनको टाइम प्रीलिम्स के लिए 2.5 या 3 महीने नहीं रखना चाहिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं। जिसकी वजह से मैंने शुरू के 3 एटलीस्ट 2 प्रीलिम्स तो फेल किए 2020 में, क्योंकि मैंने भी किसी इंग्लिश मीडियम के टॉपर को सुना और उसके हिसाब से मुझे भी लगा कि मैं भी 3 महीने में कर लूँगा। लेकिन सच ये है क्योंकि हमारे बैकग्राउंड उतने अच्छे नहीं होते हैं, हमारी ग्रेजुएशन उतनी अच्छी नहीं होती है कि हम चीज़ों को बहुत कम टाइम में कर पाए, इसलिए हमारे फाउंडेशन कोर्स भी बहुत ज़्यादा समय लेते हैं इंग्लिश के मुकाबले। इंग्लिश में 8 से 10 महीने में फाउंडेशन कोर्स खत्म होता है। उसका जो रीज़न मुझे लगा, मैं अभी एक जगह फेलिसिटेशन में गया था, तो उससे पहले लगभग 30 से 40 लोग मतलब आए जो इंग्लिश मीडियम के थे मुख्यतः। तो मुझे कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं लगा जो किसी अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी से संबंध ना रखता हो। तो जब आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद जो 4 साल होते हैं ना, 3 साल होते हैं, उसमें भी आप बहुत पढ़ाई करते हैं और उसमें आपको विभिन्न तरीके के टीचर मिलते हैं जो आपकी सोच का दायरा बढ़ाते हैं। हिंदी मीडियम में 1-2 यूनिवर्सिटी को अगर छोड़ दिया जाए तो कम बेश सारी यूनिवर्सिटियों का एक जैसा हाल है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितनी यूनिवर्सिटी को मैं जानता हूँ। तो उस बीच हमारी तैयारी उतनी अच्छी होती नहीं, और उसके बाद अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम 3 महीने में प्रीलिम्स कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर होगा। उसके लिए सबसे पहले बात आप 4 से 5 महीने का टाइम रखिएगा कि इतना टाइम हमको प्रीलिम्स को देना चाहिए। उसमें भी सीसेट को प्रायोरिटी पे रखिएगा, एटलीस्ट 4 घंटा पढ़िएगा। जब आपको दिख रहा है कि एग्जाम टफ हो रहा है तो फिर मेहनत ज़्यादा कीजिए ना, बचने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि हमको बचना है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए किसी भी कोचिंग पे निर्भर मत रहिएगा, मतलब मैं साफ बोलता हूँ, यूपीएससी की जो कॉम्प्रिहेंशन आती है वो किसी कोचिंग में ऐसा पैटर्न है ही नहीं। 2013 से ले लीजिएगा 2022 या 23 तक के आंसर की यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिएगा, कहीं और मत जाइएगा, उनको लगाइएगा। 27, 28, 30 जो भी कॉम्प्रिहेंशन होंगी, एटलीस्ट 27, 28 में एक पैटर्न फॉलो किया हुआ होता है जो मैं देखता हूँ। 2-3 समझ में नहीं आती यूपीएससी की भी कि इसने किस वजह से इसका आंसर ए माना है या बी माना है, बट 26-27 में आपको अंदाजा हो जाएगा कि लास्ट वाली लाइन से किस तरीके से चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं आंसर से, कौन से शब्दों को हटाना है, किन शब्दों को नहीं हटाना है। तो ये अंदाजा हो जाएगा तो आपके कॉम्प्रिहेंशन में सही क्वेश्चंस के जो चांसेस हैं ना वो बढ़ जाएंगे। मेरे अगर 27 अटेम्प्ट करता हूँ तो 21-22 मेरे सही होते हैं, क्योंकि मैं यूपीएससी को फॉलो करता हूँ, मैं किसी कोचिंग को फॉलो नहीं करता। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको जो भी कोचिंग ठीक लगे, जो भी टीचर सही लगे, आप क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो यूट्यूब से भी कवर हो सकता है, मैं तो यूट्यूब से कवर कर लेता था। बट आपको लगता है कि नहीं मुझे जेन्युइन प्रॉब्लम है तो प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए, उसका भी उतना ही महत्व है जितना जीएस पेपर 1 का है। अगर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, आप चाहे जीएस 1 में 120 ला रहे हैं, 130 ला रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि उसको बस इंपॉर्टेंस दे दो, उसको टाइम दे दो, उसकी प्रैक्टिस को टाइम दे दो, हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका नहीं निकला, लेकिन फिर उन्होंने उस पर तवज्जो दी तो निकला। उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा भी 2020 में फेल हुआ। बट 21 का भी हार्ड बोल रहे हैं लोग पेपर, 22 का भी हार्ड बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगा और मेरा क्वालिफाई आसानी से हुआ क्योंकि मैं उसको वक्त देता, मैं उसको भी उतना ही, बल्कि मेरी अप्रोच ये थी कि पेपर 2 तो मेरा निकलेगा ही, पेपर 1 के लिए मैं जा रहा हूँ। तो किसी एक चीज़ में तो श्योरिटी लेके जाइए। अब तो दोनों में ऐसे जा रहे हैं कि यार पेपर 1 भी नहीं निकल रहा है, पेपर 2 भी नहीं निकल रहा है, तो कॉन्फिडेंस आधा वैसे डाउन रहता है। फिर जिस तरीके से पेपर वो जीएस बन कर दे रहे हैं तो और कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो इस पेपर के साथ मैं आप श्योरिटी के साथ जा सकते हैं, बशर्ते आप मेहनत करनी पड़ेगी। और जो आर्ट साइड के भी है तो इतना हार्ड नहीं है, कुछ टॉपिक तो मतलब निश्चित ही है, 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से सवाल आते हैं और आप लोग कर सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन को अगर आप जो मैंने बताया उसको फॉलो करोगे तो 2-3 क्वेश्चंस तो आपके बढ़ ही जाएंगे, ठीक है। और जीएस पेपर 2 की बात हम करते हैं। जीएस पेपर 2 में सिलेबस आपको पता ही होगा, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर और सोशल जस्टिस। मेरा तो ऑप्शनल भी था
तो ऑप्शनल में और जीएस में एक बेसिक अंतर होता है, अगर कोई यहाँ बैठा हुआ तो मैं बताना चाहूँगा। तो उसमें थिंकर का नाम आप नहीं लिख सकते हैं पेपर 2 में, क्योंकि उससे फिर वो ज़्यादा कहते हैं ना हैवी आंसर बन जाएगा। या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी होती है जो पेपर ऑप्शनल में आनी चाहिए, तो उसको हम अवॉइड करते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। पॉलिटी ऑलमोस्ट सभी लोग मतलब पढ़ते हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं तो वो अपनी कोचिंग के नोट्स और जो प्रिंटेड नोट्स कोचिंग से मिलते हैं उसको फॉलो कीजिएगा। जो लोग बुक्स पढ़ रहे हैं तो वो लोग बुक्स से नोट्स बनाइएगा, और अगर आपके पास वक्त है तो हैंड नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मेंस के टाइम वही याद आता है जो आपकी कॉपी में होता है, वहाँ पे ये अंडरलाइन वाली चीज़ें याद नहीं आती हैं। और इतना कम वक्त होता है मेंस के टाइम कि आप पूरी कोई बुक है तो उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आपके कुछ छोटे मोटे नोट्स होंगे तो उनको आप रिवाइज कर सकते हो। तो जो भी सिलेबस में दिया है, फिर मैं वही कहूँगा कि एक बार पीवाईक्यू की तरफ जाओ, हर एक टॉपिक से देखो कि जिससे भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, तो इन सबको देखो कि किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, संशोधन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक तो पढ़ने का तरीका मिलेगा कि हमको संशोधन को किस तरीके से पढ़ना है। रटना नहीं है कि पहले संशोधन में ये हो गया, दूसरे संशोधन में ये हो गया, कुछ अलग तरीके से पूछ रहा है वो, मतलब अप्लाइड कर रहा है पहले संशोधन को किसी अदर संशोधन के साथ, तो अंदाजा वहां से आपको मिल जाएगा। और ये भी पता चलेगा कि किस पार्ट को कितना महत्व देना है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। गवर्नेंस है, कुछ हद तक जब आप पॉलिटी पढ़ लेते हैं तो आपको अंदाजा होता है क्या है, लेकिन उसके जो टॉपिक है उन पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे सरकारी नीति और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिक्रमण तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मिस। तो आप बुक पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको देखिएगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया है कि नहीं। पढ़ाया गया है, उसके बाद जो क्वेश्चंस आया है वो किस तरीके से आया है, तो वो ना लिंकेज जरूर होना चाहिए जो आपने पढ़ा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बीच में। अगर खामी नजर आ रही है तो आपके फिर पढ़ने में कमी है, फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आईआर के लिए भी इस चीज को देखिएगा कि सिलेबस में क्या है। जैसे भारत और अफ्रीका है, तो अब ये नहीं है कि भारत और युगांडा की यात्रा मान लो है और भारत के राष्ट्रपति युगांडा गए, तो अब उस पर बहुत बड़ा आर्टिकल आएगा ना करंट अफेयर्स में, तो उसी को पढ़ने बैठ गए। तो सिलेबस का पता होना चाहिए। टॉपिक है भारत और अफ्रीका, तो सवाल जो आएगा पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को मिला के भारत के साथ आएगा। भारत और ब्राजील, अब ब्राजील पे, भारत और ब्राजील पे बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन टॉपिक है भारत और दक्षिण अमेरिका, तो पूरे दक्षिण अमेरिका को एक साथ पढ़ना है। भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत रूस, तो ये कुछ ऐसे मतलब कंट्री हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। जो भी मतलब P5 कंट्री हैं, भारत और EU, तो उसको पूरा एक साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि लग्जमबर्ग की यात्रा हो गई तो फिर उसको पढ़ने बैठ गए, पूरा 2 आर्टिकल्स उसी पे पढ़े। सिलेबस में दिया हुआ होगा ना सारा, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, तो जो भी पड़ोस के देश है उसको पढ़ लो। श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, और कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे इन देशों में प्रॉब्लम है, निर्जातीय संघर्ष है, बॉर्डर डिस्प्यूट भारत का सबके साथ रहता है, राजनीतिक अस्थिरता रहती है, प्रवासन की जो समस्या है वो हमेशा बनी रहती है। तो इस तरीके से आप चीजों को पढ़ोगे तो आसान रहेगा। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, तो देखो कि किन से सवाल आ रहा है। कोई नया संस्थान आया, पता चला उसी के बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस का हमको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है और फिर PYQ में क्या है। ये 2 चीजें आपके पास जितनी रहेंगी ना, आपकी तैयारी उतनी आसान हो जाएगी, क्योंकि फिर आप ना फालतू की चीजें पढ़ने से बच जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत सारा मटेरियल है जिसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह ये है कि हम इन 2 चीजों पर ध्यान नहीं करते और बाकी सारी चीजें हमको पढ़नी है। इसी तरीके से सोशल जस्टिस में भी देखो कि NGO के क्या काम है। NGO से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आ रही है, उसको नोट डाउन कर लो। बुजुर्गों से रिलेटेड कुछ स्कीम्स चल रही हैं, कहीं किसी ने अच्छा काम किया है, कोई मानो केस स्टडी है, तो उसको हम आंसर में कैसे यूज करेंगे वो मैं बताऊंगा आगे चल के। तो वो सारी चीजें ना आपको पता होना चाहिए। स्कीम्स है, जो स्कीम चल रही है, तो कौन सी स्कीम इस सिलेबस के इस वाले पार्ट से रिलेट करेगी। वुमेन्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती हैं,
स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तो उसको रिलेट करके देखो यहाँ से कि कहाँ पे इसका यूज करना है। अब किसी ने पढ़ी ली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 12 से 15 पेज की, उसको बहुत छोटा करके अपने सिलेबस के हिसाब से देख लो और 2-3 क्वेश्चंस लिख लो, तो आपके पास उतना रहेगा कि जो मेन एग्जाम में आएगा आप अच्छे से कर पाओगे चीज़ें। पॉलिटी का क्वेश्चंस, पॉलिटी पढ़ते समय कोशिश ये करो कि इस बार मतलब क्वेश्चंस आए कि जितने भी केस है ना, पहली बार तो कहीं किसी न किसी कोचिंग से मिले जाते हैं जो महत्वपूर्ण केसेस हैं, चाहे गोलकनाथ है, केशवानंद भारती है, मिनर्वा मिल्स है, पुट्टा स्वामी है, तो इन सबको यूज करना है। यूज कैसे करना है मैं बताता हूँ। और सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी ऑप्शनल वाले उसमें तो इम्पोर्टेंट रहती है, यहाँ पे कुछ चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे पंचायत का क्वेश्चन अगर आए तो विकेंद्रीकरण तो आना ही चाहिए, अगर वो नहीं आया तो फिर मतलब आपको समझ नहीं है कि आखिर पंचायतों का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन तो सबसे बड़ा पहलू है ना इसका। तो इसी तरीके से ये चीजें हर जगह देखिएगा आप, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। गुड इवनिंग सर। सर कह रहे थे कि आपने अभी कहा जो केशवानंद भारती बना, मतलब जो केशवानंद भारती के जो अमेंडमेंट है पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक के, सर अगर उसको करेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं, सर अगर करेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं और जो भी अमेंडमेंट पहले के हुए हैं अगर हमें उस पर मतलब आंसर राइटिंग करनी होती है तो सर इस बात का कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब हम उसमें कंक्लूजन में कैसे मतलब उस चीज को मतलब लिख सकते हैं या फिर कैसे उसको कह सकते हैं कि सर हाँ कंक्लूजन उसका कैसे देंगे अगर वो अमेंडमेंट मतलब उसको ऐड करके लिखना हो। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि केशवानंद भारती केस से सर कोई भी अमेंडमेंट हुआ हो, आज जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं अगर वो मतलब आते हैं और कोई प्रेजेंट टाइम में मतलब कोई भी ऐसा केस आया है जिससे उसको रिलेट करके लिखना होता है, उसको सर कंक्लूजन नहीं आता है कि कैसे मतलब उसको मतलब ऐड करके कंक्लूड करें मतलब लिखें। फिर आपका क्वेश्चन समझ सर जो अमेंडमेंट है ठीक है उसके हिसाब से जो मतलब क्वेश्चन एग्जांपल बताना है बताओ थोड़ा सा किस तरीके से मतलब क्वेश्चन आना चाहिए। हाँ जैसे ठीक है, तो जो सर अभी मान लीजिए कोई केस आया उस मतलब कोई केस एग्जांपल बताओ। अच्छा सर मैं ऐसे सिंपल ही बता देती हूँ, अगर कोई अमेंडमेंट है अरे कोई नहीं, इनके हंसने से घबराना मत। मैं एक बार क्लास में सवाल पूछा था तो लोग हंसते थे, लेकिन जो मुझे रिप्लाई मिला ना शायद मैं यहाँ आ गया। थैंक यू तो सर जब पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं जब हम मतलब आंसर राइटिंग करते हैं तो सर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो जितने भी अमेंडमेंट होते हैं या जो भी एक्ट है जो भी मतलब आर्टिकल्स है उसको एक दूसरे से रिलेट करने में सर प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कह रहे हैं कि जो अमेंडमेंट है उनको रिलेट करने में प्रॉब्लम होती है। हाँ सर, फिर सर उसको आंसर देने के बाद जो उसका कंक्लूजन निकालना होता है वो भी नहीं हो पाता सर, वो कैसे मतलब देखो जैसे केशवानंद भारती केस है तो उसमें आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो अब अगर हमें इसका कंक्लूजन लिखना है ना तो उसमें हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो डिसीजन दिया गया है ये क्यों दिया गया है। तो इसके पीछे मतलब जो बेसिक फिलॉसफी काम करती है वो ये है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सामंजस्य और संतुलन बना रहे। तो जो भी अमेंडमेंट है ना आप उसको पीछे जाने की कोशिश कीजिएगा कि ये चीज क्यों दी गई है और फिर उसी को कंक्लूड करिएगा। समझ रहे ना, जो भी अमेंडमेंट है उसके पीछे जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों दिया गया है। जैसे पुट्टा स्वामी वाद है तो उसमें मतलब प्राइवेसी का इशू उठाया गया है तो उसके पीछे की वजह क्या है, तो वही आप कंक्लूड कर दीजिएगा। थैंक यू सर, लेकिन पता है वो लिखने में सर आता ही नहीं है दिमाग में उस टाइम पे। नहीं वो तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो तब आएगा ना, एक बार में तो कुछ नहीं आता है। ठीक थैंक है, यू। एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती है। मैं भी पहली बार कोई चीज पढ़ूंगा तो मेरी समझ में भी नहीं हाँ आएगी। सर मतलब आंसर राइटिंग करने के टाइम पे टाइम मैनेज नहीं हो पाता, आप चाहे तो अभी मैं जितना स्पीड बढ़ा लो। बात करेंगे हम किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अपने उत्तर को सर बेहतर कैसे बनाएं? अभी बात करेंगे
आंसर राइटिंग पे बात करते हैं प्रॉपर ना अच्छे से, फिर जो भी सवाल रहेगा आंसर राइटिंग से रिलेटेड। सर इस पूरी जर्नी में सर प्रीवियस ईयर का कितना योगदान होता है आपके लिए, आपके अनुसार सर प्रीवियस ईयर का कितना महत्व होता है? मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ हमेशा। मैं यही कहूँगा कि देखो मेहनत तो हर कोई करता है, ठीक है, वो कहते हैं ना कि मेहनत तो गधे भी करते हैं। सिंपल बात है, मतलब इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। तो मेहनत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन सही डायरेक्शन के साथ मेहनत कौन कर रहा है वो मैटर करता है ना। तो डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वहीं से हमको पता चलेगा ना कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो क्या पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब आप समझिएगा कितना योगदान है, ठीक है। GS2 से और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो, इस तरीके से हमको अप्रोच करना है। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है इसमें जैसे हम छेद होते हैं तो हमें मतलब याद नहीं हो पाता सही से, याद करना ही नहीं है। देखो कोशिश ये करो कि एटलीस्ट 1 से लेके 51 तक तो अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, और 51 और जो भी मतलब मूल कर्तव्य है तो वो सब आपको याद होने चाहिए। और इतनी चीजें याद करने में मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल है। आप चीजों को बार बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए तो याद होगा। तो ये तो एक ऐसी चीज है, कहीं मतलब बुक पे लिखो या 2-3 पेजेस कहीं से आते हैं तो आप कहीं चिपका भी सकते हो उसको, तो आप बार बार देखोगे तो जितनी बार आप देखोगे उतनी बार याद होता रहेगा। याद करने का एक ही तरीका है, बार बार रिवाइज करना। इसका वाकई कोई शॉर्टकट है नहीं, मेरे पास नहीं, मुझे नहीं लगता किसी के पास भी होगा। याद आप तभी कर सकते हैं चीजों को जितनी बार आप रिवाइज करें। सर मेरा मतलब ये जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो भूल जाता है, तो वो रिवीजन की प्रॉब्लम है ना। आप सब्जेक्ट को पढ़ के सिर्फ आगे जा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो भूलेंगे। मैं बताता हूँ, एक पॉइंट हम ऐड भी कर लेंगे कि रिवीजन कैसे करें। मैं जो तरीका अपनाता था तो मैं अपना बताऊंगा, बाकी हर किसी का अलग होता है। और मैं मतलब बताता हूँ मैं कैसे पढ़ता था। मेरा सिंपल रहता था कि आज मानो मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी है तो मैं 8 या 9 घंटे पढ़ता था, फिर आज की चीज़ों को 1 या 1.5 घंटे में रिवाइज करता था, ठीक है। या मानो मैं क्लास करता था तो क्लास 2-2.5 घंटे की क्लास होती है, उसके बाद आके उसको 1 से 1.5 घंटा रिवाइज करता था। और ये मुझे डेली करना होता था। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी चल रही है तो मेरे कुछ दोस्त थे वो क्या करते थे, पूरी इकोनॉमी खत्म होती थी उसके बाद रिवाइज करते थे। मैं मानता हूँ फिर वो चीज़ जीरो हो जाती है। जो चीज़ आपने पढ़ी है अगर वो उसी दिन रिवाइज नहीं हुई है तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो उससे 30 से 40% चीज़ें आपको याद हो जाएंगी जब आप पहली बार उसको देखेंगे। फिर जैसे ही आप अगले दिन का स्टार्ट करेंगे ना, या अगले दिन मानिएगा कि आप क्लास में जा रहे हैं तो क्लास में जाने से पहले जो चीज़ आपने कल पढ़ी है तो उसको पढ़ के जाइएगा। तो वो जो घंटा आपने लगाया था तो वो घट के आधा घंटा हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। उतनी देर में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी जो भी आपने कल पढ़ा था। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 2 बार ये हो गया, फिर हफ्ते में 1 दिन का ब्रेक मिलेगा। तो जो भी पूरे हफ्ते का पढ़ा है आपने, ठीक है, संडे फंडे नहीं होता यूपीएससी में एटलीस्ट शुरू के 1 से 1.5 साल, उसके बाद तो एनर्जी हमारी लॉस्ट हो जाती है। बट शुरू के 1 से 1.5 साल जिसके पास है, भी जिसने तैयारी स्टार्ट की है ना, आपके पास जो एनर्जी है वो कभी नहीं आएगी वापस लौट के। 25-26 के बाद इंसान थक सा जाता है। मतलब मैं भी अब आगे उतना नहीं पढ़ता था जितना मैं शुरू के 1.5 से 2 साल पढ़ा, और शायद मेरे वही नोट्स थे जो मेरा पहली बार में मेंस क्वालिफाई। तो आप जितनी मेहनत कर सकते हो ना इस टाइम उतनी करना, जिन्होंने भी तैयारी स्टार्ट की है। 25-26 में भी अगर स्टार्ट की है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कभी कोई सोचे कि मेरी उम्र 25 होगी तो मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि मतलब 22 में तैयारी अगर हम शुरू कर देते हैं 21 में, और फिर जब 25-26 साल हो जाती है, 3-4 साल में कभी कभी नहीं होती है चीज़ें, तो फिर उतना हम पढ़ नहीं सकते। अगर हमने 25-26 में स्टार्ट किया है या चाहे 30 में स्टार्ट किया है तो शुरू का 1 से 1.5 साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी बहुत होती है। उस टाइम हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, हम 12 से 13 घंटे आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन वही चीज़ 3 साल के बाद काम नहीं करती। 3 साल के बाद इंसान हारा हुआ होता है, उसको मन ही नहीं करता है कि अरे यार नहीं करना है, छोड़ दो, मतलब तरह तरह की बातें दिमाग में आती हैं।
तो वो चीज़ ध्यान रखो। उसी टाइम हम कोचिंग भी करते हैं, जब शुरू का फेज होता है तो, या नई नई किताबें पढ़ते हैं तो उस टाइम हम रिवाइज कितनी बार भी कर सकते हैं, उस टाइम हम कुछ भी कर सकते हैं। उस टाइम ये हौसला होना चाहिए कि यार फाड़ देंगे सब कुछ, ठीक है, तब काम बनेगा। उस टाइम ये मतलब सुसुप्त अवस्था नहीं चलेगी कि अब नींद में बैठ गया। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई सर। मतलब हमने भी 2 महीने पहले से तैयारी शुरू की है, तो सर मेरे दोस्त बहुत हैं, मतलब कह रहे हैं कि आप 2024 में तैयारी करिए, 2024 का पेपर दीजिए तो आप कर लेते हैं, कभी सफिशिएंट टाइम है। तो सर आपके टेलीग्राम चैनल पर ही हमने मैसेज किया था कि सर कब करें, मतलब 2024 में या 25 में। तो आप जैसे कह रहे हैं कि आप 2 या 3 साल लेते हैं तो मतलब एनर्जी डाउन हो जाती है, तो सर मतलब कैसे डिसाइड करें कि 2024 में अटेम्प्ट दें या 2025 में? देखो मेरा ये मानना है, मतलब 2-3 साल आप कह रहे हो कि मतलब 2 साल के बाद आपको पढ़ना ही नहीं, मैं कह रहा हूँ उस लेवल का आप नहीं पढ़ पाते हो। 12 से 13 घंटे आज आप पढ़ोगे तो उस टाइम वो घट के 9 से 10 घंटा हो जाएगा। 8 घंटा तो आपको हर कीमत में पढ़ना ही है। जो यहाँ बैठा है एक चीज ध्यान रखना, मिनिमम 8 घंटे तो आपको पढ़ना है, उससे कम में चीजें होती नहीं है। आप कितना भी कुछ करेंगे तो फिर मुश्किल होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिलेबस इतना है और चीज़ें इतनी बढ़ती है ना, तो बहुत मुश्किल होगा। मैं मानता हूँ कि मैंने 2019 में 5-6 महीने की तैयारी में अटेम्प्ट दे दिया था, जो मेरी गलती थी। तो अगर अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 2025 के अटेम्प्ट दीजिएगा, वो सबसे बेहतर रहेगा। आपके पास तो उस टाइम फुल एनर्जी होगी। ऑप्शनल भी सेम मतलब बड़ा ही है, उसमें टाइम भी लगता है सर। टाइम तो लगेगा ना, ऑप्शनल में भी लगेगा, जीएस में भी लगेगा, फिर लास्ट मोमेंट में आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे उसमें भी टाइम लगेगा। तो 1 साल में तो सारी चीज़ें होनी जाएंगी ना, होती भी नहीं है, रिवाइज भी करना है, तो वक्त तो लगने वाला है। और सर आप एक रिवीजन में कह रहे थे कि जैसे अभी हमने पढ़ाई स्टार्ट किया है, तो आप कह रहे हैं कि आज जो पढ़ा फिर कल उसको मतलब आधा घंटा लगेगा, उसको आधे घंटे में रिवीजन कर लेंगे। तो अभी जैसे सर 60 पेज पढ़ते हैं तो अगर सर उसको रिवाइज करना रहे तो सर कैसे करेंगे? जैसे मानो आपने आज 60 पेज पढ़े होंगे, 60 पेज पढ़ने में आपको कितना टाइम लगता है? सर 4.5 घंटा। 4.5 घंटा? 4.5। मैं तो 1 घंटे में 6 पेज पढ़ पाता हूँ। मतलब सर जैसे बताते हैं कि मतलब आप 2-3 रीडिंग करने के बाद उसके बाद आप रिवीजन मतलब प्रीवियस देखते रहिए, लेकिन 2-3 रीडिंग के बाद आप नोट्स बनाए उसके बाद कुछ करिए, ये तो बहुत बंद की हो जाता है सर। 60 पेज रहे पहले तो मुझे मतलब पता नहीं, ठीक है आपकी स्पीड उतनी होगी सर 8 बैकग्राउंड से मतलब 8 सब्जेक्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मान लेते हैं। तो आपने मानिएगा 4.5 घंटे में पढ़ा, तो उसको रिवाइज करने में, कोई भी चीज़ रिवाइज करने में आधा टाइम लगता है। जितना पढ़ने में लगता है रिवाइज करने में उसका आधा टाइम लगेगा, और जितना टाइम आप पढ़ते जाओगे फिर वो चीज़ आप होती चली जाएगी ऑलमोस्ट। मतलब एक टाइम पे तो आपको सिर्फ एक वर्ड देखना होता है, फिर पूरा पेज आपके ध्यान में आ जाता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। मेरा तो यही रहता था, मैं बहुत छोटे छोटे नोट्स बना लेता था लास्ट में, और एक वर्ड देखता था तो मुझे पूरा वो क्वेश्चन याद आ जाता था, ये जो भी पेज मैंने पढ़ा है तो वो पूरा पेज मेरे दिमाग में बैठ जाता था। तो आप यही कीजिएगा कि जो 4.5 घंटे के बाद उसी दिन पढ़िएगा, फिर अगले दिन जाइएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 60 पेज पढ़ के आज आपने छोड़ दिया, तो कल को जब पढ़ने जाएंगे तो मुश्किल होगा ना। उसको आज भी तो रिवाइज करेंगे आप, आज भी रिवाइज करेंगे, फिर कल को भी रिवाइज करेंगे। ये नहीं कि आज पढ़ के छोड़ दिया फिर कल को रिवाइज करेंगे, तो थोड़ी तो मुश्किल हो जाएगी ना। जब आप आज भी रिवाइज कर लेंगे तो कल भी रिवाइज कर लेंगे, तो 2 बार तो आपका रिवीजन हो गया, और फिर वीक में 1 बार कर लेंगे तो 3 बार जब चीज़ कोई भी रिवाइज कर ली जाती है तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। नमस्ते सर, मैं कहना चाहती हूँ सिलेबस यहाँ से कोचिंग से जो प्रोवाइड किया गया है उसके अलावा जैसे कि हम स्पेक्ट्रम है और जैसे कि और लक्ष्मीकांत गुप्ता को पढ़ना इम्पोर्टेंट है क्या? देखो मेरी व्यक्तिगत समझ ये है कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं ना तो फिर आप बुक मत पढ़िए, क्योंकि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो बहुत सोच समझ के अपने नोट्स बनाता है, उसमें बहुत किताबें को पढ़ता होगा, तब वो यहाँ के खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे खड़ा होना कोई आसान काम तो है नहीं। उसके बाद भी कोचिंग वाले भी इतना प्रिंटेड मटेरियल देते हैं, तो मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें पढ़ना ही अपने आप में बुक पढ़ने के बराबर है।
जो लोग पढ़ते नहीं हैं। अगर आप इन्हीं दो चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, अगर उसके बाद आपको लगता है कि बुक पढ़नी चाहिए तो पढ़िए। जो मुझे लगता नहीं कि कोचिंग के नोट्स और कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स के बाद शायद जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि इनका मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। आप देखो कुछ ना कुछ रोज एक दो प्रिंटेड दे देंगे और क्लास में अलग तरीके से नोट्स बनवाएंगे, तो उसको तो याद करिएगा एक बार। तो आपने स्पेक्ट्रम की बुक नहीं पढ़ी? मैं बुक नहीं पढ़ा थी इसमें कोई भी, क्योंकि मेरे कोचिंग के नोट्स थे और यही मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं कोचिंग नोट्स पढ़ता था, प्रिंटेड नोट्स पढ़ता था, फिर PYQ करता था 7-8 साल के। तो यही बना जाता है कि इसको रिवीजन करने में इंसान के पसीने छूटते हैं। अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे 2024 और 25 के लिए, तो पहले बहुत सारी चीजें हैं। गुड इवनिंग सर। देखो, जैसे इनका क्वेश्चन ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नेगेटिव टाइप के होते हैं कि क्या भारत में राज्यपाल का पद समाप्त कर देना चाहिए कि नहीं। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए आपको हमेशा बैलेंस व्यू रखना है। तो इसमें आप इंट्रो दीजिएगा, जो भी है इंट्रो में मैं बताऊंगा, और अभी मैं बता रहा हूँ कि कोशिश ये करिएगा कि इंट्रो एक्चुअल ना हो, उद्देश्यात्मक हो। जो भी आंसर आप लिखने जा रहे हो उसके उद्देश्य को दिखाता हो। एक इंट्रो ये भी हो सकता है कि राज्यपाल के पद का जिक्र इस आर्टिकल में है और ये करता है। एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि राज्यपाल केंद्र राज्य संबंधों के बीच सेतु का काम करता है। तो ये उद्देश्य को दिखाता है। तो अगर जितना आपका इंट्रो उद्देश्यात्मक होगा उतना प्रभावी होगा, और हर एक आंसर में आप इस चीज को फॉलो करने की कोशिश करें। तो इसके बारे में आप यही लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट बताइएगा कि क्यों समाप्त करना चाहिए, 4 से 5 पॉइंट। फिर 4 से 5 पॉइंट में बताइएगा कि क्यों समाप्त नहीं करना चाहिए। बैलेंस करने के लिए पॉलिटी, सोशल जस्टिस या गवर्नेंस, इनमें आपको कोई ना कोई कमेटी, कमीशन, इनकी ना रिकमेंडेशन मिल जाएगी। तो लिख दीजिएगा कि राज्यपाल के पद का महत्व बढ़ाने के लिए सरकार या कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको यथाशीघ्र लागू किया जाए। ब्रैकेट में एक चीज ने क्या बताया था, वो भी 3-4 पॉइंट है ना। तो आप आंसर आपने खत्म भी करवा दिया, खत्म भी नहीं करवाया, अपना ओपिनियन भी दे दिया, यही तो आंसर राइटिंग है। ठीक है, कोई एक नहीं है कि हाँ खत्म ही कर दिया या खत्म नहीं करना चाहिए, दोनों बता के फिर एक वैलिड आपने रीजन दिया कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ानी चाहिए ना, सरकार या कमीशन। तो वो सारी चीजें आप मैं लास्ट में बता दूँ तो मेरी समझ होगी किस तरीके से चीजें करेंगे। ठीक है, कोई इनको आंसर दो। हाँ, मैं बता दूंगा मतलब कितना टाइम है 2024 के लिए और 2025 के लिए ना, मैं दोनों को बता के चला जाऊंगा। तो कितना टाइम आप किस सब्जेक्ट को कब दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के हिसाब से। ठीक है, गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन है, जैसे क्या क्या पैरामीटर देखना होता है अगर ऑप्शनल डिसाइड करना हो। जैसे मान लीजिए मुझे कंफ्यूजन है 2 सब्जेक्ट को लेकर, तो मतलब क्या क्या उसमें पैरामीटर देखें कि हम ऑप्शनल का डिसाइड कर लेते हैं। सिंपल बताता हूँ, मैंने 3-4 बार ऑप्शनल बदल लिया अपना। सबसे पहले लिया मैंने घर में डिसाइड करके आया कि मुझे इतिहास ऑप्शनल लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत इतिहास आता है, क्योंकि वो क्लास 6 से 7 में पढ़ते हैं ना, औरंगजेब, अकबर वगैरह, तो मुझे लगता था यार यही इतिहास है। फिर यहाँ के पता चला कि भाई इतिहास कुछ और है। उसके बाद मेरा मन करा कि मुझे फिलॉसफी लेना है, कि ये इसमें भी काम आता है, पेपर 4 में भी आता है, उसमें भी आता है। फिर उसका एनालिसिस करा तो मुझे लगा नहीं यार इससे भी काम नहीं बनता। फिर ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ी तो मुझे लगा कि ज्योग्राफी ले लेना चाहिए। फिर लास्ट में पॉलिटी पढ़ी तो फिर उसका एनालिसिस मैंने किया कि हाँ ये चीज़ ठीक है और ये थोड़ा डायनेमिक है। तो मुझे लगता है कि मुझे जो है ना मोनोटोनस सब्जेक्ट पसंद नहीं है कि बार बार रट के उसी चीज़ को लिखो। इसमें स्कोप है कि इनोवेशन आप कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें ना करंट ओरिएंटेड है। उसे लेने के बाद भी दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन आ रहे थे शुरू के 5 से 10 दिन, लेकिन फिर मेरा मानना यह है कि तब तक आप ऑप्शनल डिसाइड नहीं करते ना, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। 2-3 ऑप्शनल ना आपके सामने हमेशा रहेगी। जिस दिन आप ऑप्शनल डिसाइड कर लें कि अब ये ऑप्शनल ले लिया,
उसके बाद वो ऑप्शनल कैसा है, कैसे मार्क्स आते हैं, इस चीज़ पे मत जाइएगा, मेरी ये समझ है। उसके बाद आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान में इस ऑप्शनल में सबसे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए तो वो आपके आने चाहिए। मेरी ये सोच थी और मैं इसी सोच के साथ आगे बढ़ा। तो उससे क्या होगा ना, एक तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। फिर दूसरी चीज, फिर आप उसको बेहतर करने की कोशिश में लगे रहेंगे कि किस तरीके से आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। और जब आप 6 से 8-10 महीने ये चीज़ करेंगे तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग आपका ऑप्शनल हो जाएगा। मेरे पहले अटेम्प्ट में मार्क्स आने की यही वजह है कि मैं इस थॉट के साथ आगे बढ़ता था, तो मेरा इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिक डेवलप हो गया, मैं आंसर राइटिंग भी किया, मतलब जो भी जरूरी है एग्जाम निकालने के लिए फिर आप कर लेंगे। तो उससे पहले कन्फ्यूजन होता है, ऑलमोस्ट सबको होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई पहले से डिसाइड करके आता है, क्योंकि शुरू में तो पता भी नहीं है ना कुछ। जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या है, तो आज 3-4 साल पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शनल यहाँ काम आने वाला है, वो वहाँ आने वाला है। शुरू में तो हम भी दूसरों की बातें सुनते हैं जो सच्चाई है, तो वो कन्फ्यूजन होगा। एक बार जब डिसाइड कर लेना, फिर इस थॉट के साथ जाना और फिर मत सोचना कुछ। फिर चाहे उसमें उसको कोई लेता है या नहीं लेता है, चाहे आप उसमें सिर्फ अकेले ही हो, मैथ्स लिख लो, उससे फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। अच्छा आंसर अगर आप लिखोगे प्रोफेसर मार्क्स देगा, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं या किसी में ज़्यादा आते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं जिनके पेशा में मार्क्स नहीं आए हैं, शायद वो अच्छा नहीं लिखते हैं। लोगों के जज से थोड़ी, मतलब जजमेंट से थोड़ी कुछ होगा कि मैं, अब आपका साथी बता रहा है तुम अच्छा आंसर नहीं लिखते हो, उसको तो नहीं पता ना। आप किसी सब्जेक्ट के टीचर को दिखाइएगा, वो आपको बताएगा कि आप कैसे। मतलब मेरे केस में ये था कि मैं अपने टीचर को दिखाता था तो वो मुझे बोलते थे कि तुम अच्छा लिखते थे, मैंने उन पर यकीन किया और कंटिन्यू किया, तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। एक क्वेश्चन और है, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो मतलब उसको कितना समय दे सकते हैं और उससे नोट्स मतलब कैसे बना सकते हैं? मैं बताऊंगा अभी कि मेंस के लिए किस तरीके से करें और प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से। ठीक है, पेपर 3 पे आते हैं। मैं पेपर 3 में आपको पता ही है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस टेक है, इंटरनल सिक्योरिटी है और आपदा प्रबंधन है। सबसे ज्यादा सवाल इकोनॉमी से आते हैं, अराउंड 10 सवाल। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो उस पर फोकस ज्यादा देना है। और कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जहाँ से कंटिन्यू सवाल आई जाते हैं, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है, पशुपालन वाला है, सब्सिडी है, पीडीएस, तो ये कुछ ऐसे एरिया है जहाँ से सवाल आते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा आपको, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं। हर एक टॉपिक के ना एक टॉपिक बना लो, जैसे कि इकोनॉमी, तो एक छोटा सा 10 पेज रखो, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, उसके ऊपर ऐसे लिख दो, मान लो कि टॉपिक नंबर 2 समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, इससे रिलेटेड सारे सवाल लिख लो। 2013 में आया है, 14 में आया है, 15 में आया है, 16 में आया है। जब जब सवाल आया है तो वो आपकी नोटबुक पे लिखा हुआ होना चाहिए, तो आपको अंदाजा होगा कि इस टॉपिक का भी कितना इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि पढ़े जा रहे हैं कुछ भी, मान लो कोई बुक है तो वो पूरी पढ़ दे, पता चलना चाहिए ना, क्योंकि ये मेन इकोनॉमी का जो मेंस है ना, तो इसका मटेरियल भी बहुत अलग अलग जगहों पर रहता है। ऐसा नहीं है कि इसका एक जगह मिल जाता है, क्योंकि वो मिक्स ही बनती है ना सारी बुक्स प्रीलिम्स और उसके लिए। और इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रीलिम्स पूरी तरीके से अलग है, पॉलिटी का तो रिलेट करता है, इसका बहुत हद तक चीज़ें अलग है, क्योंकि प्रीलिम्स में ये सारी चीज़ें उस लेवल पे नहीं पूछी जाती हैं जितनी मेंस में पूछी जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए। भूमि सुधार है मान लो टॉपिक, तो उससे देखो कि कितने सवाल आए, पता चला कोई 10 दिन तक भूमि सुधार ही पढ़ता चला गया, मजा आता है ना, थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो वो सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको हर एक टॉपिक का एनालिसिस पता होना चाहिए। बजट है इसमें, तो बजट से किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, बजट के सवाल देखो 3-4, ये नहीं कि पूरा एक लाइन याद कर दी बजट की कि नहीं यार बजट दिया था, ऐसे करते हैं ना, क्योंकि हमें नहीं पता। मतलब देखो, सबसे पहले ना सच को एक्सेप्ट करो। जब हम तैयारी करने आते हैं हमें उतना अंदाजा नहीं होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं एथिक्स 2 महीने तक बिल्कुल पढ़ता चला गया, मुझे पता ही नहीं था मैंने क्या पढ़ा, और मैं बहुत मेहनत कर रहा था उसमें। फिर बाद में पता चला कि ये तो है ही नहीं कुछ। फिर लास्ट में फिर विकास सर का एक वीडियो आया,
उससे मुझे पता चला अच्छा एथिक्स का तो सिलेबस ही है। फिर मैंने उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट किया। तो नए जो बच्चे होते हैं ना उनके सामने बहुत दुविधा होती है, और उससे भी ज़्यादा जो पुराने होते हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, सिर्फ पढ़ते नहीं जाना किसी भी सब्जेक्ट को। हर एक सब्जेक्ट को देखना है, हर एक टॉपिक का एनालिसिस करना है, किस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से पढ़ना है। अब इकोनॉमिक सर्वे है तो कोई बोलता है कि हाँ इकोनॉमिक सर्वे का बहुत इंपॉर्टेंस है, बट जो टॉपिक इसमें दिया गया है उसका, अब उसमें मुद्रास्फीति से रिलेटेड 5-6 पेज का इंडेक्स दिया है तो सारा याद कर दिया। बोले हम तो मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत तो आपने की इंडेक्स याद कर लिया, लेकिन काम को तो है ही नहीं। एक दो लाइन आनी है वो मेंस में, वो भी अगर क्वेश्चन उस तरीके से आया तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मेहनत किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन है तो उसके लिए देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किस तरीके से पूछता है, ठीक है। एनडीएमए की गाइडलाइंस किन किन विषय वस्तुओं पर दी गई है और किन किन से सवाल आ रहा है, बाढ़ पे है, सुनामी पे क्या गाइडलाइंस है, भूकंप पे क्या गाइडलाइंस है। कुछ समझौते होते हैं इंटरनेशनल, तो कौन कौन से आ गए हैं, उससे रिलेटेड कौन सा एक चल रहा है, CDRI इंडिया ने बनाया, तो वहाँ से चांसेस थे या रहेंगे कि हाँ शायद यहाँ से चीज़ें आ सकती हैं। तो उस सब का अंदाजा आपको तभी होगा तब आपके पास सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। अगर आप ऐसे ही जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं। साइंस टेक प्रीलिम्स का बिल्कुल अलग है और यहाँ पे चीज़ें अलग तरीके से देखी जाती है, ठीक है। यहाँ विकास पूछेगा कि किस क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं, या कुछ व्यक्तियों के बारे में सवाल आ जाता है जो भी मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो आप उस चीज़ को देखिएगा। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था वो जेम्स वेब टेलीस्कोप का ना, ये किस तरीके से उससे चला है, तो मैं बताऊंगा कि उसके किस कुछ पार्ट मुझे आता भी नहीं तो मैंने इसको कैसे हैंडल किया, तो मैं आंसर राइटिंग में बताऊंगा। तो आप चीज़ों को देखते रहिएगा। इसी तरीके से एनवायरनमेंट है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण संरक्षण है, जैव विविधता संरक्षण है, तो किन चीज़ों से सवाल आ रहे हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में जब हम पढ़ते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं ना, क्या है किस तरीके से। यहाँ जो मेंस का पर्पस है वो उद्देश्यात्मक होना चाहिए, कौन सी चीज़ किस उद्देश्य के लिए बनी है। और जब आप कुछ क्वेश्चंस लिख लोगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हर एक सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें सेम होती हैं, वो हम हर एक मतलब आंसर में फिट कर सकते हैं अगर उसी लाइन पे क्वेश्चन आए। बाकी इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर जो टॉपिक है वो एक हॉट टॉपिक माना जाता है, वहाँ से हर साल सवाल आता है, 1-2 सवाल वहाँ से जरूर आए। आतंकवाद है तो आतंकवाद के टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ठीक है। इलीगल मतलब जो ये माइग्रेशन वगैरह होता है, यहाँ से सवाल किस तरीके से आ रहे हैं, और इसमें विभिन्न सुरक्षा बल संस्थाएं और उनके अधिदेश, ये मानो टॉपिक है। तो एक इन सबको एक साथ पढ़ लो एक बार ना, सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनमें प्रॉब्लम क्या है, क्या सुधार होना चाहिए। ये नहीं कि बेसिक के बारे में एक बुक पढ़ डाली पूरी, यार उसमें दिया था टॉपिक में, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए ना कि कितना इम्पोर्टेंस है किस टॉपिक का। और ये जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे ना, हर एक टॉपिक के बारे में सारे सवाल नहीं लिख लोगे, तब तक कुछ नहीं पता चलेगा। फिर वही है कि साइड वाले ने बता दिया यार ये क्या नोट्स है, इसको तो फेंक दे, हाँ यार क्या पता वही काम कर। तो आप अपना जो भी चीज़ चेक कर रहे हैं तो यूपीएससी में सारी चीज़ें दी हैं, अपने आस पड़ोस मत देखिएगा, वेबसाइट पर जाइएगा, पेपर डाउनलोड करिएगा और प्लेस आपके पास, ठीक है। अब इसमें कुछ हो तो पूछिए सर। आपने यूपीएससी में वर्ड लिमिटेशन का ख्याल रखा था मेंस में? वर्ड लिमिटेशन का ख्याल रखा था क्या? देखो लिखते टाइम ना मुश्किल है पहली बात, और दूसरी चीज़ ये है कि पहले से ही आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप कितने शब्द लिख रहे हैं। जब तक मुझे ये नहीं पता था कि यूपीएससी में 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए 2 शब्द मिलते हैं, वो सॉरी 2 पेज मिलते हैं, तो मैं 150 जो शब्द था वो एक ही पेज में लिख लेता था। मेरा फ्रंट ऐसा था और लाइन ऐसी थी। लेकिन जब मैंने कॉपी देखी तो मुझे पता चला कि 2 पेज होते हैं, तो मैंने अपना फ़ॉन्ट और लाइन के बीच में इतना गैप रखा कि वो 2 पेजेस था। तो आप भी कोशिश ये करिएगा कि अपने फ़ॉन्ट के और अपना जो भी गैप रहता है उसके हिसाब से डिसाइड करिएगा कि आप कितने वर्ड लिख पाते हैं। 120-130 ठीक है, इतने में ही आप कोशिश करिएगा, कंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 150 से ज़्यादा जाएंगे तो पेपर कंप्लीट नहीं, या 250 से ज़्यादा अगर आप लिखोगे तो फिर वहाँ पेपर कंप्लीट होता है।
220-30 में आप कोशिश कीजिएगा खत्म हो जाए, और इस तरीके से कॉपी लिखिएगा कि कॉपी भरी हुई दिखनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है, जो मेरी समझ है, इसकी कॉपी भरी हुई, बट कोई नहीं होता। अंडरलाइन अगर नहीं करते हैं तो अंडरलाइन करिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन जरूर करिए। ठीक है, और पूछेगा?